हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे 12वीं क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका 5वां पाठ हम पढ़ रहे थे यात्रियों के नज़रिए। और पिछली कक्षाओं में हमने इस अध्याय को पूरा पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था। तो इस कक्षा में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों को हल करने जा रहे हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, किताब उल हिंद पर लेख लिखिए। कितना अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखिए हमने बड़े ही विस्तार से बात की थी किताब उल हिंद, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इसका उत्तर भी देखेंगे। तो देखिए किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखा गया भारत के ऊपर एक यात्रा वृत्तांत है, जिसके लेखक कौन थे? अल बिरूनी, जो कहाँ से आए थे? फारस से, या कह दें उज़्बेकिस्तान से आए थे। और हमने ये भी बात की थी कि वो गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत में आए थे। जब वो भारत में पहुँचे तो उन्हें संस्कृत भाषा की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ ब्राह्मणों को मित्र बनाया और फिर उन्होंने संस्कृत भाषा को अच्छे से समझा, और फिर भारतीय धर्म ग्रंथों जो ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखे गए वेद पुराण, उनका अध्ययन किया, और भारत के हर विषय पर विस्तार से उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है, और उसी यात्रा वृत्तांत का नाम है किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद के लेखन की भी एक विशेष शैली है। अब ये विशेष शैली क्या है कि हमने बताया था कि इस किताब में सबसे पहले एक प्रश्न होता है, किसी भी मुद्दे के ऊपर एक प्रश्न छेड़ दिया, फिर विस्तार से संस्कृतवादी परंपरा के अनुसार उस प्रश्न की उत्तर के रूप में व्याख्या की जाती है, और फिर उस व्याख्या की अन्य संस्कृतियों से तुलना की जाती है। और अल बिरूनी का दृष्टिकोण आलोचनात्मक था कि वो हर चीज़ में सुधार करना चाहता था, जो भी सामाजिक बुराइयां थी। तो देखिए अब इसका उत्तर, किताब उल हिंद पर लेख लिखिए। तो देखिए किताब उल हिंद अल बिरूनी द्वारा, ध्यान रखना, अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है। अल बिरूनी ने इसमें भारत के धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया रसायन विज्ञान को कहते हैं, तो भारत के रसायन विज्ञान पे भी इसने लिखा है। रीति रिवाज, प्रथाएं, भारतोल, भारतीयों का सामाजिक जीवन, मापन तंत्र, विज्ञान, मूर्ति कला, कानून का विशद वर्णन किया है। बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया है, भारत के हर विषय पर चर्चा की गई है। फिर बात कर रहे हैं कि जो किताब उल हिंद जो पुस्तक अल बिरूनी ने लिखी, यह 80 अध्यायों में विभाजित है, और ग्रंथ में यह ग्रंथ एक विशिष्ट लेखन शैली में लिखा गया है, या हम कह दें कि इस ग्रंथ में विशिष्ट लेखन शैली देखने को हमें मिलती है, जिसमें लगभग सभी अध्यायों के प्रारंभ में एक प्रश्न होता है, उसके बाद उसका संस्कृतवादी परंपरा से वर्णन, तथा अंत में अन्य संस्कृतियों से उसकी तुलना की जाती है। तो 80 अध्यायों में बटी हुई है अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद। 80 अध्यायों में भी एक विशिष्ट शैली इसमें देखने को मिलती है, और हर अध्याय में शुरुआत में एक प्रश्न होता है, फिर संस्कृतवादी परंपरा के अनुसार उसकी व्याख्या होती है, और बाद में अध्याय के लास्ट में उसकी अन्य संस्कृतियों से तुलना की जाती है। तो एक विशिष्ट शैली में लिखा गया ये ग्रंथ है। अनेक इतिहासकार इसे ज्यामिति रचना कहते हैं, जैसे गणित की रचनाएं होती है उस शैली में लिखा गया है। क्योंकि अल बिरूनी गणित से विशेष प्रभावित थे, इसीलिए अनेक विद्वान कहते हैं ये एक ज्यामितीय आधार पर लिखी गई रचना है, क्योंकि अल बिरूनी का झुकाव गणित की ओर था। अब आगे बात कर रहे हैं कि अल बिरूनी अनेक भाषाओं से परिचित थे। हमने बताया था कि बड़े विद्वान थे और बहुत सारी भाषाओं के वो ज्ञाता थे। यहाँ तक भी उन्होंने जब भारत के बारे में जानकारी उन्हें प्राप्त करनी थी तो संस्कृत उनके लिए बड़ी कठिन भाषा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी थी। तो देखिए अनेक भाषाओं से परिचित थे, तथा उस समय संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाओं में होने वाले अनुवादों की जानकारी उन्हें थी। भले ही अल बिरूनी को संस्कृत नहीं आती हो, लेकिन भारत आने से पहले उन्होंने कई सारे ऐसे ग्रंथ पढ़ लिए थे जो भारत के ग्रंथ थे, लेकिन वो अन्य भाषाओं में अनुवादित थे। जैसे भारत के ग्रंथ किन भाषाओं में थे? संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं के जो भारतीय ग्रंथ थे उनका अरबी अनुवाद या फारसी अनुवाद अल बिरूनी पहले से ही पढ़ चुके थे।
उनसे वो परिचित थे। इस पुस्तक में अनेक प्राचीन दंत कथाओं के साथ साथ खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। मतलब भारत के हर विषय के ऊपर विस्तार से इन्होंने अपने ग्रंथ किताब उल हिंद में लिखा है। यदि संक्षेप में हम कहें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है या एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 11वीं और 10वीं और 11वीं शताब्दी की जानकारी ये भारत की देता है हमें ये ग्रंथ। तो उत्तर समझ में आया कि नहीं बच्चों? देखिए दूसरा प्रश्न, इब्न बतूता और बर्नियर ने जिस दृष्टिकोण से भारत में अपने यात्रा वृत्तांत लिखे उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। देखिए पहले प्रश्न को ध्यान से फिर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। तो देखिए इब्न बतूता विदेशी यात्री थे जो 14वीं शताब्दी में मोरक्को में एक तवेरनियर देश था, वहाँ से आए थे और इन्होंने रेहला नाम से अरबी भाषा में अपना यात्रा वृत्तांत लिखवाया था। दूसरा यात्री है बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांस से आए थे और ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इन दोनों के बारे में कुछ पूछ रहा है। तो दो यात्री हैं इब्न बतूता और बर्नियर। जिस दृष्टिकोण से भारत में अपनी यात्रा के वृत्तांत लिखे उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। मतलब दोनों ने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, इब्न बतूता और बर्नियर ने, लेकिन क्या अंतर है इनमें, इनकी तुलना करनी है। तो देखिए बच्चों, हमने बड़े विस्तार से बात की थी इब्न बतूता और बर्नियर की। तो इब्न बतूता ने जो भी नया और विचित्र भारत में देखा उस सब का विस्तार से वर्णन किया है। जैसे नारियल का वर्णन किया है कि मानव सिर जैसा गिरीदार फल मैंने वहाँ पे देखा, खजूर के वृक्ष से उसकी तुलना कर दी। ऐसे ही पान का वर्णन किया है। तो इब्न बतूता हर नई चीज़ का, हर नई अनूठी चीज़ का विस्तार से वर्णन करता है, जबकि बर्नियर जो है वो हर भारत में जो भी हर चीज़ वो देखेगा उसकी तुलना यूरोप और फ्रांस से करता है और फ्रांस की तुलना में भारत को निम्न दिखाने की कोशिश करता है, अपविकसित दिखाने की कोशिश करता है। तो यही दोनों की भावनाओं में मूल अंतर है। तो देखिए बच्चों अब इस प्रश्न का उत्तर। इब्न बतूता व बर्नियर के यात्रा वृत्तांतों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। अब देखिए क्या अंतर है। इब्न बतूता अन्य यात्रियों की तुलना में पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से प्राप्त ज्ञान को अधिक महत्व देता है। अब देखना, वह अपनी पुस्तक रेहला में नवीन संस्कृतियों, लोगों, मान्यताओं तथा आस्थाओं आदि का वर्णन करता है। जो भी नई संस्कृति, मान्यता, आस्था, नई चीज़ जो भी देखता है उसका सबका वो अच्छे से रोचक ढंग से वर्णन करता है इब्न बतूता। उसने भारत की विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन विस्तार से किया है। नारियल व पान जैसे वानस्पतिक उपज का वर्णन किया है जिससे उसके प्रदेशवासी अनजान थे। इब्न बतूता को पता है कि मेरे क्षेत्र के लोग, मेरे देश के लोग इन पान और नारियल से अनजान है, इसीलिए उसने इसका वर्णन किया कि वो भी इसको जान सके और उनका ग्रंथ पढ़ने में उनकी रुचि भी उत्पन्न हो। तो हर विचित्र और नई चीज़ का उन्होंने वर्णन किया है अपनी पुस्तक रेहला में। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। वह भारत को समृद्ध व घनी आबादी वाला शहर मानता था। वह यहाँ शहरी संस्कृति व बाजारों की चहल पहल से भी प्रभावित था। कौन? इब्न बतूता की बात कर रहे हैं। भारत को एक समृद्ध देश बताया है, भारत की संचार प्रणाली की उसने तारीफ की है, किस तरह भारत के व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करते हैं और सोना चांदी के बदले में अपने उत्पादों को बेचते हैं। सोना चांदी भारत में आता है। बड़े शहरों का वर्णन किया है कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर था। दिल्ली की चार दीवारी का भी वर्णन किया है। दिल्ली का मुकाबला करने वाला एक और शहर था दौलताबाद, उसका भी वर्णन किया है। तो देखिए यहाँ की डाक व्यवस्था को अत्यधिक कुशल मानता था। कौन? इब्न बतूता। दो प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन किया था, घुड़सवार डाक और पैदल डाक। ठीक है, इस तरह डाक व्यवस्था का भी वर्णन करता है। इनका लेखन दृष्टिकोण आलोचनात्मक था, लेकिन जिन चीज़ों में इनको लगता था कि ये गलत चीज़ें हैं, ये सामाजिक बुराइयां भारत में हैं, उनकी आलोचना भी करते थे इब्न बतूता। तो ये तो बात हो गई इब्न बतूता। अब बर्नियर का वर्णन इनसे अलग किस प्रकार था, उनकी लेखन शैली इनसे अलग कैसे थी? तो देखिए दूसरी ओर बर्नियर ने भारत की कमियों को उजागर करने का प्रयास किया है। उन्होंने किसी नई चीज़ के वर्णन करने पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जो भी भारत में देखा उसकी हर जगह तुलना करते हैं यूरोप और फ्रांस से, और भारत को यूरोप और फ्रांस की तुलना में निम्न और
अपविकसित दिखाने की कोशिश की है बर्नियर ने। तो हर जगह ये तुलना करते हैं। एक बार फिर से देखिए, बर्नियर ने भारत की कमियों को उजागर करने का प्रयास किया, साथ ही भारत में जो भी देखा उसकी तुलना यूरोप और विशेषतः फ्रांस में व्याप्त परिस्थितियों से वो करता था, क्योंकि ये फ्रांस का था, इसलिए यूरोप और फ्रांस से तुलना करता था। बर्नियर ने यहाँ जो भी भिन्नताएं देखी उन्हें पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कर इस प्रकार प्रकट किया जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को अत्यंत निम्न स्थिति का प्रकट हो। इस तरह से उसने सारा वर्णन किया है कि भारत यूरोप और फ्रांस की तुलना में निम्न कोटि और अपविकसित दिखाई दे पड़ने वालों को, तथा यूरोपीय समाज प्रशासन तथा यूरोपीय संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध हो सके। तो इस तरह वर्णन किसने किया है? बर्नियर। तो उम्मीद है बच्चों ये उत्तर आपको समझ में आया होगा। प्रश्न हमारा ये था कि इब्न बतूता और बर्नियर की लेखन शैली किस प्रकार अलग थी। तो इब्न बतूता हर नई चीज़ का वर्णन करता है, जबकि बर्नियर हर चीज़ की तुलना करता है फ्रांस से और भारत को अपविकसित या यूरोप और फ्रांस की तुलना में निम्न दिखाने की कोशिश करता है। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा करनी है हमें। तो जो बर्नियर है, जो कि फ्रांस से आए थे, फ्रांसवा बर्नियर, और जिन्होंने पुस्तक लिखी थी ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, उनके बारे में कि बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्रण पर चर्चा कीजिए कि बर्नियर ने किस प्रकार भारत में शहरी केंद्रों की चर्चा की है। तो हमने देखा कि बर्नियर हर जगह भारत को यूरोप की तुलना में निम्न दिखाने की कोशिश करता है और एक सामाजिक कठिनाई, एक सामाजिक जटिलता हमारे सामने प्रस्तुत कर दी इसने। हमने जब ये पाठ का अध्ययन हम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हमने अच्छे से समझा था कि एक तरफ तो बर्नियर कहता है कि भारत में सब चीज़ें बहुत बुरी स्थिति में हैं, भारत के शहर बड़ी ही दूषित हवा से प्रदूषित हो गए हैं, शहर उजड़े हुए हैं, भारत की भूमि भी उपजाऊ नहीं है। तो दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत के शहर बहुत बड़े थे, बहुत विशाल थे, व्यापार उन्नत अवस्था में था, शिल्पकारी बड़ी ही उन्नत अवस्था में थी। भारत में जो शिल्पी जो उत्पाद बनाते थे उनको विदेशी लोग सोना चांदी के बदले खरीद लेते थे। तो इस तरह एक बड़ी कठिन सामाजिक जटिलता की ओर हमें धकेल देते हैं कौन? बर्नियर। तो किस प्रकार इन्होंने भारतीय शहरों का विवरण दिया है वो हमें इस उत्तर में बताना है। तो आइए देखते हैं उत्तर। पहला है, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर एक भिन्न प्रकार का बुद्धिजीवी था। उसने मुगल नगरों को क्या कहा है? शिविर नगर, कि शिविर नगर थे, ये नगर नहीं थे। मुगल जब भी मुगल राजा कहीं आता है तो ये नगर बस जाते हैं, और मुगल बादशाह कहीं चला जाता है तो ये शहर भी उजड़ जाते हैं। तो इस तरह शिविर नगर कह दिया है इनको, जो अपने अस्तित्व हेतु राजकीय आश्रय पर निर्भर थे। ये नगर राज दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे तथा कहीं और जाने पर पतन की ओर अग्रसर हो जाते थे। इस प्रकार के नगर हमने बात की थी कि शायद बर्नियर ने उनको भारतीय नगर समझ लिया है। जब मुगल बादशाह कहीं यात्रा करता था, मुगल सेना कहीं युद्ध करने जाती थी, तो बहुत ज़्यादा साजो सामान लेके चलती थी। जहाँ पर बादशाह सेना विश्राम करते थे वहीं पर बड़े बड़े कैंप लगा दिए जाते थे, तंबू तान दिए जाते थे और एक शहर का सा दृश्य हो जाता था। लेकिन जब बादशाह सेना कहीं दूसरी जगह जाते थे तो सारे तंबुओं को उखाड़ के ले जाया जाता था। तो उनको ही शायद बर्नियर ने शहर समझ लिया है कि बादशाह के आने के साथ बस जाते थे और जाना के साथ वो उजड़ जाते थे, जबकि असली शहर आगरा और दिल्ली, लाहौर जो उस समय के थे, उनके साथ ऐसी बात नहीं थी। तो देखिए उसके अनुसार, किसके अनुसार? बर्नियर के अनुसार। उसके अनुसार सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। जैसे उत्पादन केंद्र, कुछ ऐसे नगर थे जहां पर कुछ ना कुछ बनता था। तो देखो एक तरफ तो कह रहा है कि ये शिविर नगर थे, राज दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और कहीं और जाने पर पतन की ओर अग्रसर हो जाते थे। तो दूसरी तरफ बर्नियर कह रहा है कि बहुत तरह के नगर थे, कुछ ऐसे नगर थे जो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, जहां कुछ ना कुछ उत्पादन होता था, बहुत सारे शिल्पी वहां पे रहते थे। कुछ व्यापारिक नगर थे जहां पर व्यापारी रहते थे, वहां से बहुत सारी चीजें लाई ले जाई जाती थी, बेची खरीदी जाती थी, तो वो व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। कुछ बंदरगाह नगर थे जो समुद्र के किनारे थे, विदेशी लोग यहाँ कुछ खरीदने बेचने आते थे।
कुछ तीर्थ स्थान थे और कुछ धार्मिक नगर भी थे। तो एक तरफ कह रहा है कि बहुत बड़े बड़े नगर थे, उत्पादन नगर थे, व्यापारिक नगर थे, बंदरगाह थे, धार्मिक नगर थे, और एक तरफ कह रहा है कि ये तो शिविर नगर थे। तो बड़ी एक सामाजिक जटिलता की ओर धकेल रहा है बर्नियर हमें। आगे देखिए, आगे बर्नियर कहता है कि नगरों में व्यापारियों का संगठन होता था। पश्चिमी भारत में इस प्रकार के समूह को महाजन कहते थे। तो व्यापारियों का संगठन, नगर में जो व्यापारी नगर होते थे उनमें व्यापारियों का संगठन होता था, और व्यापारियों का जो संगठन होता था वो किसी को जरूरत पड़ने पर ब्याज पे पैसे देते थे या उधार भी लेते थे। तो इस तरह जो व्यापारियों का समूह होता था उसे क्या नाम दिया है, महाजन कहा जाता था। तथा मुखिया को क्या कहते थे, सेठ। मतलब व्यापारियों के समूह को तो महाजन कहते थे और मुखिया को, महाजन के मुखिया को सेठ कहते थे। अहमदाबाद जैसे शहरों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के नेता द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। मतलब बहुत सारे व्यापारियों के समूह होते थे और सारे समूह का भी एक मुखिया होता था, उसे क्या कहते थे, नगर सेठ। और ऐसी स्थिति कहाँ थी, अहमदाबाद नगर का वर्णन किया है बर्नियर ने। ठीक है बच्चों, देखिए आगे शहरों में बर्नियर आगे कहता है, शहरों में अन्य व्यावसायिक समूह भी होते थे, जैसे हकीम अथवा वैद्य। मतलब शहरों में बहुत तरह के लोग रहते थे, व्यापारी रहते थे, तो व्यापारी बीमार भी होते होंगे, दवाई की भी जरूरत पड़ती होगी, तो शहरों में हकीम व वैद्य भी रहते थे। पंडित या मुल्ला मौलवी होते थे। अधिवक्ता मतलब कानून के ज्ञाता भी लोग वहाँ पर होते थे। चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक, वास्तुविद आदि भी लोग वहाँ पर रहते हैं। कहता है कि शहरों में बहुत सारे व्यावसायिक समूह के लोग रहते थे। तो शहरों में और कौन कौन रह सकते थे, हकीम व वैद्य, पंडित या मौलवी। अधिवक्ता मतलब कानून, उस समय जो मुस्लिम कानून चलते थे या पंडितों के कानून चलते थे, उनके ज्ञाता को अधिवक्ता कह दिया है। चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक मतलब सुंदर लिखाई वाला, ये सब लोग भी वहाँ पर रोजगार के लिए रहते थे। कुछ वर्गों को राज आश्रय देता था तथा कुछ सामान्य लोगों की सेवा करके ही जीवन यापन करते थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार बर्नियर ने भारतीय शहरों का वर्णन किया है। देखिए बच्चों अगला प्रश्न, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। जो यात्री था इब्न बतूता, जिसने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी, मोरक्को से आया था और उसने अपना यात्रा वृतांत रेहला अरबी भाषा में लिखा था। तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता ने जो दास प्रथा के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जो वर्णन किया है, उसका विवेचन करना है। तो इब्न बतूता जब भारत में दिल्ली में पहुंचा, उस समय यहाँ पर तुगलक वंश के सुल्तान का शासन था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक वंश गुलामों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। तुगलक वंश के समय गुलामों के लिए एक अलग से विभाग बना दिया था, दीवान ए बंदगाह। तो जो गुलाम और दास प्रथा इसने भारत में देखी, उसका विस्तृत वर्णन हमें देता है इब्न बतूता। इब्न बतूता कहता है कि किसी सामान्य वस्तु की तरह बाजारों में दास दासियां खरीदे और बेचे जाते थे। किसी एक दूसरे को लोग उपहार में भी दास दासियां देते थे। यहाँ तक कि खुद इब्न बतूता ने सिंध से कई सारे दास और पशु खरीदे थे, सुल्तान को खुश करने के लिए, उसे भेंट में देने के लिए खरीदे थे। तो इस प्रकार इब्न बतूता ने दासों के बारे में क्या बताया है वो हमें यहाँ पर विवरण देना है। तो देखिए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर, इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत काल में दासों का विस्तृत वर्णन किया है। उसके अनुसार फिरोज शाह तुगलक जब सुल्तान था, तो फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग खोला हुआ था, और विभाग का क्या नाम था, दीवान ए बंदगाह नाम से एक विभाग खोला था। समझिए क्या कह रहा है कि इब्न बतूता बता रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल में जब वो यहाँ आया था भारत भ्रमण पे, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। लेकिन इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो बाद में शासक बना, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने तो दासों के लिए एक अलग विभाग ही बना दिया था। विभाग का नाम होता था दीवान ए बंदगाह। आगे क्या कहता है तो देखिए, दिल्ली में दासों की बहुत बड़ी संख्या मौजूद थी तथा दासों में अत्यधिक भिन्नता थी।
इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी में दासों के प्रदर्शन से विशेष प्रभावित हुआ था। इब्न बतूता ने जब वो यहाँ आया था तो सुल्तान की बहन की शादी में भी वो गया था, और सुल्तान की बहन की शादी में जो दास दासियाँ थे उन्होंने नृत्य और संगीत की एक प्रस्तुति दी थी, और उनकी प्रस्तुति देख के इब्न बतूता बड़ा प्रभावित हुआ। उसने स्वयं ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट देने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे, और साथ ही सुल्तान के गवर्नर को भेंट देने के लिए भी उसने दास खरीदे थे, और सुल्तान के गवर्नर या अधिकारियों को खुश करने के लिए भी उन्हें दास उपहार में दिए थे इब्न बतूता ने। आगे देखिए, सामान्यतः दासों को घरेलू कार्य व मेहनत मजदूरी के कार्यों में लगाया जाता था। जो सामान्य दास होते थे, जिन्हें कोई अच्छा कार्य नहीं आता था, उन्हें घरेलू कार्यों में लगा दिया जाता था। इसके अतिरिक्त अमीरों को लाने ले जाने वाली डोली व पालकी में भी उन्हें काम में लिया जाता था। जो अमीर अधिकारी लोगों की बेगम वगैरह होती थी, उनकी डोली व पालकियों को उठा के चलने के लिए जो लोग होते थे, उस कार्य में भी गुलाम व दासों को लगाया जाता था। अधिकांश परिवारों में दास रखने की परंपरा थी। मतलब इब्न बतूता कह रहा है कि लगभग वहां पर उस समय दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी परिवार होते थे, उनमें से अधिकांश दास रखते ही थे। एक दो दास तो लगभग सब परिवारों में होता था घरेलू काम करने के लिए। दासों, विशेष रूप से उन दासों का मूल्य बहुत कम होता था जिन्हें घरेलू श्रम में काम में लिया जाता था। वो दास जो घरेलू कार्य करते थे उनका मूल्य कम होता था, और कुछ ऐसे दास दासियां होते थे जो किसी कला में निपुण हो, किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, या किसी को नृत्य संगीत अच्छा आता हो, तो उनकी कीमत भी विशेष ही होती थी, और घरेलू काम करने वाले दासों की कीमत भी कम होती थी। विशेष योग्यता वाले दासों का विशेष महत्व व मूल्य भी विशेष ही हुआ करता था। तो इस प्रकार इब्न बतूता ने दास और गुलाम व्यवस्था की भारत में वर्णन किया है। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? तो फ्रांसुआ बर्नियर था, इसने भारत में सती प्रथा को एक अपना वर्णन करने के लिए सती प्रथा को चुना था, और सती प्रथा का विवरण इन्होंने दिया है। बर्नियर कहते हैं कि भारत में किसी के पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी को उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था, यही सती प्रथा थी। कुछ महिलाएं तो अपनी मर्जी से अपने पति के साथ जल जाती थी उसकी चिता पे बैठ के, लेकिन कुछ महिलाओं को जबरदस्ती बिठाया जाता था चिता पर, और ज़बरदस्ती उनको जला दिया जाता था। घर की बड़ी महिलाएं भी उसको खींच कर ले जाती थी चिता तक, उसको जलाया जाता था। जलाने से पहले उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे। और ऐसा एक विवरण लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका के सती होने का विवरण इन्होंने देखा था, मतलब आंखों देखा विवरण इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा भी है। तो सती प्रथा के बारे में क्या इन्होंने बताया है, क्या लिखा है बर्नियर ने, वो हमें इस उत्तर में बताना है। तो आइए बच्चों देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बर्नियर ने सती प्रथा के संबंध में विस्तृत वर्णन लिखा है। उसने लाहौर में स्वयं एक अल्पवयस्क कन्या को सती होते हुए देखा था। खुद बर्नियर ने केवल 12 वर्ष की एक कन्या को लाहौर में सती होते हुए देखा था, उसका विवरण भी उसने लिखा था। आगे कहता है कि सती प्रथा भारत में व्यापक रूप से अस्तित्व में थी। बर्नियर क्या कहता है सती प्रथा के बारे में, वो बताना है हमें। तो बर्नियर कहता है कि सती प्रथा भारत में व्यापक रूप से अस्तित्व में थी, मतलब बहुत ज़्यादा सती प्रथा की जो बुराई थी वो समाज में गहराई तक बैठ चुकी थी, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर बर्नियर। फिर कह रहा है यह एक अमानवीय प्रथा थी जिसमें पति के निधन हो जाने पर उसकी विधवा स्त्री को अग्नि के भेंट चढ़ा दिया जाता था, पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। आगे क्या कह रहा है बर्नियर, अधिकांश विधवाएं जिनमें बहुत कम आयु की बच्चियां भी होती थी उन्हें जीवित जलने के लिए बाध्य किया जाता था। बच्चियां बहुत कम उम्र की होती थी जो जलना नहीं चाहती थी, उन्हें भी पति की चिता के साथ जीवित जलने के लिए बाध्य किया जाता था। और सती होने की प्रक्रिया में ब्राह्मण व घर परिवार की बड़ी महिलाएं भी शामिल होती थी। अगर कोई स्त्री अपनी मर्जी से पति की चिता के साथ नहीं जलना चाहती, वो डर रही है, तो घर की जो बड़ी महिलाएं थी वो जबरदस्ती उसे खींच के चिता तक ले जाती थी। और ब्राह्मण लोगों ने भी इस प्रथा को बढ़ावा दे रखा था। ऐसा विवरण सती प्रथा के बारे में दिया है बर्नियर ने।
तो उम्मीद है बच्चों आज हमने जितने प्रश्न हल किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम बाकी के जो शेष प्रश्न अभी रह गए हैं उनको हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।